नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लवस्ना टूल चैनल में। आज हम PT7 के डेली के साथ MCQ देखते हैं। आज हमारे पास कौन से के साथ MCQ जो हमारे प्रीलिम्स तैयारी को इन्हेंस करेंगे, जो भी हमारी कमियां होंगी या जहां हमें हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा वो हमें ये PT7 जो कि समझाने का प्रयत्न करेगा। देखो PT7 क्या है, सिर्फ आपको अपने आप में टेस्ट करने के लिए दिया गया है कि आप समझे कि आपकी कहाँ कमियां रह गई है या फिर कौन सा करंट का न्यूज़ जो है कि आपने देखा नहीं, छूट गया है, जो कि इम्पोर्टेंट था। तो इन सबको समझने के लिए जो कि PT7 ने आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, आप डेली बेस पे अगर 7 MCQ कर रहे हो तो ये आपको जो है कि दिन दिन पर दिन जो कि आपको जो कि एक अच्छी तैयारी करा देगा। चलो, ये हमारा लवस्ना टूल चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, लक्ष्य पहल जिसे हम गोल इनिशिएटिव कहते हैं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है आपका, इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को में वृद्धि करना है। सेकंड कह रहा है, इस पहल को मानव संसाधन व विकास मंत्रालय द्वारा यानी अर्थात क्या है HRD मिनिस्ट्री जो हमारी है उसके द्वारा शुरू किया गया है। देखो, गोल इनिशिएटिव के संबंध में दो बातें कही गई है, ध्यान से पढ़ो। क्या ये HRD मिनिस्ट्री द्वारा ही शुरू किया गया है? अगर HRD मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है तो क्या ये डिजिटल साक्षरता से ही संबंधित है, वो भी जनजातीय क्षेत्र के लिए ही? ठीक है, ध्यान सोचो। उपयुक्त कथन के बाद आपको सही विकल्प का चयन करना है। आपका ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी कोई नहीं। वीडियो को पॉज करो दोस्तों, ध्यान सोचो क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए, केवल एक सही है। सेकेंड वाला गलत है। सेकेंड वाला क्यों गलत है कि इसको HRD मिनिस्ट्री नहीं, इसको जो कि ट्राइबल मिनिस्ट्री जनजाति मंत्रालय ने जो कि इसको लॉन्च किया था। और देखो, गोल का फुल फॉर्म आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा खुद ही। गोल का फुल फॉर्म है गो एज सॉरी गो ऑनलाइन एज लीडर। ठीक है, गोल का फुल फॉर्म क्या है? गो ऑनलाइन एज लीडर। इसका मतलब जो ट्राइबल वुमेन है, देखो मेन ये महिलाओं के लिए, जो जनजाति महिलाएं हैं उनको डिजिटल रूप से साक्षर करके उनको जो कि अपने गांव में या फिर अपने जो उनकी जनजाति का एरिया है वहाँ पे उनको एक लीडर की तरह बनाना है और उस जो कि डिजिटल साक्षरता को और लोगों में बांटना है। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये HRD मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सब चलते हैं। ये भी देखो करंट अफेयर का न्यूज़ है आपका। एक सेकेंड, चलो कोई नहीं। देखो, यूलू डिक्लेरेशन या यूलू घोषणा आप खोलो, हाल ही में समाचार पत्र में देखा गया, इसका संबंध है। आपसे पूछा कि इसका किससे संबंध है यूलू डिक्लेरेशन का। ठीक है, ऑप्शन ए है, आंसर भी दिख जाएगा कोई नहीं। ऑप्शन ए है आपका, पर्यावरण संरक्षण हेतु UNFCCC की COP25 में बनाई गई योजना से, आतंकवाद गतिविधियों पर रोक लगाने से, महिला अधिकार के संरक्षण से, भाषाओं के संरक्षण व प्रोत्साहन हेतु। यूलू डिक्लेरेशन, ध्यान से सोचो दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा डी, भाषा के संरक्षण व प्रोत्साहन हेतु यूलू डिक्लेरेशन किया गया था। इसको देखो, यूनेस्को ने जो कि चाइना में सबमिट हुआ था, जब यूनेस्को का 2018 में 2000 दिसंबर 18 में इसको लाया गया था, तब इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया गया था। अब देखो, अब ये देखो खास क्यों हो जाता है, क्योंकि ये अपनी तरह का जो कि फर्स्ट, देखो यूलू डिक्लेरेशन जो कि फर्स्ट वर्ल्ड लैंग्वेज रिसोर्स है। ठीक है, ये जो कि लैंग्वेज के रिसोर्स को प्रोटेक्शन करने के लिए एक पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस है जो कि चाइना और यूनेस्को द्वारा किया गया था, चांगशा चाइना में 2018 में। ठीक है, अब देखो ये क्या इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इसका देखो एन इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है कि UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनस लैंग्वेज को 2019 को, मतलब जो 2019 का वर्ष था, UN ने उसको जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनस लैंग्वेज घोषित किया था। मतलब भारतीय भाषाओं के लिए उसको इंटरनेशनल स्तर पर घोषित किया था 2019 वर्ष को। ठीक है, अब देख लो हमारे शेड्यूल 8 में जो कि कुछ भाषाएं 22 भाषाएं डाली गई हैं, तो उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। इसी हिसाब से कौन कौन सी हमारी भाषाएं हैं जो शेड्यूल 8 में? असामीज है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, मैथिली है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, संथाली है, आपका बोडो है, उर्दू है, उड़िया है, डोंगरी है। ठीक है, ये कुछ 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान के 8 शेड्यूल में, तो इसको भी आप नज़र बनाए रखिएगा। ये अपने तरफ का जो कि वर्ल्ड का पहला ऐसा लैंग्वेज को प्रोटेक्शन करने के लिए कोई डिक्लेरेशन है। ठीक है,
और ये कहाँ हुआ था, यूनेस्को चाइना, ये याद रखना। इसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनेस्को है, ठीक है। चलो चलते अपने अगले वीडियो की तरफ, अपने सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, सुब्रमण्यम अय्यर ने निम्न में से किस घटना पर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी है एनी बेसेंट की गिरफ्तारी, सी है बंगाल विभाजन, डी है भारत छोड़ो आंदोलन की घटना के समय। ध्यान सोचो दोस्तों कि सुब्रमण्यम अय्यर ने निम्न में से किस घटना पर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो इसका जो सही आंसर है बी, एनी बेसेंट की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय सुब्रमण्यम अय्यर ने जो कि अपनी नाइटहुड की घटना जो उनकी उपाधि दी गई थी उसको त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में किसने जो कि इस उपाधि को छोड़ा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। टैगोर जी ने जो कि जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था तो उससे विक्षुब्ध होकर जो कि ये उपाधि को इन्होंने छोड़ दिया। ये उपाधि क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये उपाधियाँ जो कि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, तो अंग्रेजों का एक तरह से ये विरोध था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 4, द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, निम्न कथनों पर विचार करें। द्रविड़ शैली के संबंध में आपसे पूछा है, ठीक है। द्रविड़ शैली का जो मंदिर था उसके बारे में आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 है, यह मंदिर चारों तरफ से ऊंची दीवार से घिरे होते हैं। सेकेंड है, मंदिर का ऊपर का भाग पिरामिड की संरचना जैसी है जिसे विमान कहा जाता है। थर्ड है, एक मंदिर में कई विमान हो सकते हैं। ये आपके स्टेटमेंट है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक, बी 1 और 3, सी 1 और 2, डी सभी। वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान सोचिए दोस्तों इसका क्या सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, लेकिन थर्ड वाला गलत है, क्योंकि एक मंदिर में जो द्रविड़ शैली में है वहाँ पे एक ही विमान होता है, कई विमान नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं द्रविड़ शैली नागर शैली के संबंध में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, ये तीनों मंदिर का मैंने फ़ोटो दिया है। ये द्रविड़ शैली का, ये नागर शैली का, एक सेकंड, ये नागर शैली के मंदिर है, ये द्रविड़ शैली के मंदिर है, ये वेसर शैली के मंदिर है। अब देखो थोड़ा सा हम चलते हैं इन तीनों की विशेषताओं को समझते हैं। देखो ये यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग है इसको आमलक बोलते हैं। ये बीच का भाग जहाँ मूर्ति स्थापित होती है उसको गर्भगृह कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे है इसको मंडप बोलते हैं द्रविड़ शैली में, ठीक है। इनको आइए और डिटेल समझते हैं। देखो नागर शैली है, नागर शैली का समझते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। मंदिर स्थापत्य की इस शैली का विकास हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक हुआ है, ठीक है। आपका जो हिमालय वाला एरिया है यहाँ से लेकर ये जो विंध्य मध्य प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ इस रीजन में बोल रहा है कि इसका विकास हुआ है। सामान्यतः उत्तर भारतीय मंदिर शैली में मंदिर एक वर्गाकार एक गर्भगृह होता है, स्तंभ वाले कई मंडप होते हैं और गर्भगृह के ऊपर जो है कि एक रेखी शिखर से संयोजित होता है। नागर शैली में बने मंदिर, इसको हम बड़ा कर देते हैं। नागर शैली में बने मंदिर जो कि इसका देखो शिखर के सबसे महत्वपूर्ण भाग का सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, आमलक होता है, जो उत्तर मंदिर की मुख्य पहचान है। और देखो इसकी कुछ विशेषताएं। नागर शैली में शिखर अपनी ऊंचाई के वम्र के में ऊपर की ओर वम्रशः पतला होता जाता है, मतलब कि एक तरह से अर्ध गोलाकार होता है। देखो कुछ इस टाइप का वम्रशः, मतलब कि गोला है पर पूरी तरह से गोल नहीं है। और देखो धीरे धीरे ये पतला भी हो रहा है, ठीक है। मंदिर में सभा भवन और प्रदक्षिणा पथ भी होता है। ये ध्यान रखना कि यहाँ नागर शैली में जो कि आपका प्रदक्षिणा पथ भी होता है। शिखर के नियोजन के ऊपर की बाहरी रूपरेखा बड़ी स्पष्ट तथा प्रभावशाली ढंग से उभरती है, अतः इसे शिखर भी कहते हैं। शिखर पर आमलक की स्थापना होती है, जैसा हमने पिक्चर में देखा था। और एक सेकंड इसका देखते हैं। वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते शिखर इसकी विशेषता, जो हमने ऐसे ही आपको बताया था अभी, ठीक है। और इसमें देख लेना वो प्रदक्षिणा पथ की भी बात की गई थी। और द्रविड़ शैली की बात करें, द्रविड़ शैली देखो 7वीं शताब्दी से द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई है। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी द्रविड़ शैली, मतलब जो मिडिल इंडिया है वहाँ से लेकर जो आपका नीचे वाला इंडिया है यहाँ तक की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो होगा, इसका जो निचला भाग जो कि वर्गाकार मस्तक गुंबदाकार है, 6 या 8 पहलुओं वाला होता है। इसकी कुछ विशेषताएँ देख लेते हैं हम लोग। देखो इसमें 4 दीवारी होती है, एक बड़ा प्रवेश द्वार होता है जिसको गोपुरम कहते हैं, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह होती है। रथ वाले मंदिर भी इसमें आते हैं। पिरामिडा नुमा शिखर होता है, ठीक है। जो इसका शिखर होता है पिरामिड नुमा होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, विमान कहते हैं, ठीक है। और इसमें देखो एक नदी मंडप भी होता है, एक मंडप होता है जिसको को नदी मंडप भी कहते हैं, मतलब नदी एक छोटा सा तालाब टाइप का होता है। और विशाल संकर प्रांगण होता है, एक बड़ा सा आंगन टाइप का होगा वहाँ पे, ठीक है। ये है गई आपकी द्रविड़ शैली की विशेषताएं। और देख लो इसमें द्रविड़ शैली की विशेषताओं में क्या है,
अष्टकोणीय मंदिर संरचना आपको देखने को मिलती है कहीं कहीं जो कि द्रविड़ शैली में है। ठीक है, अब बेसर शैली है, जो बेसर शैली है वो जो कि नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्स स्वरूप है। और ये जो देखो दोनों का मिक्स भी है और इस विकसित कहाँ हुआ है, दोनों के बीच में भी। जैसे मान लो ये नॉर्थ इंडिया है अपना, ये साउथ इंडिया है, तो इन दोनों के बीच में जो मिडिल इंडिया है वहाँ पे इसका जो कि डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अब देखो वेसर शैली के संबंध से, बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार तथा या अर्धगोलाकार होता है। बेसर शैली के उदाहरण के तौर पर आपको वृंदावन के वैष्णव मंदिर में जो कि गोपुरम देखने को मिल जाएगा। देखो गोपुरम कहाँ था, जो कि हमारा देखो वैष्णव मंदिर जो उत्तर भारत में, वहाँ पे आपको देखो गोपुरम देखने को मिलेगा। ये जो कि बेसर शैली का ही एग्जाम्पल है वैष्णव मंदिर। ठीक है, वहाँ पे आपको जो कि साउथ का जो विशेषता है गोपुरम, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप देख लो इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है होयसल शासकों द्वारा मैसूर का हेलाबीड। मैसूर का जो हेलाबीड का होलेश्वर मंदिर है वो जो कि बेसल शैली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। चलो ये अपने मंदिरों के संबंध में देख लिया। अब आते हैं फिर से अपने पिक्चर पर। यही तीनों थे, देख लो ध्यान से एक बार फिर से। इन्हीं तीनों के विषय में हम लोगों ने जो कि पढ़ा है, 1 2 3, ये विषय शैली है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस आधार पर किसी व्यक्ति को जिला जज की नियुक्ति की जा सकती है। ये देखो आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन आ गया। डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है उसकी नियुक्ति के संबंध में पूछा कि किस आधार पर हो सकती है। ए, कम से कम वह जो कि 10 साल तक वकालत किया हो। बी, वह केंद्र व राज्य सरकारों में सेवारत होना चाहिए। सी, हाईकोर्ट के सलाह पर ही ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है। डी, सभी। देखो ध्यान सोचो दोस्तों, वीडियो को पॉज करो। तो इसका जो सही आंसर है आपका सी, हाई कोर्ट के सलाह पर ही ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है। और ये देखो केंद्र या फिर राज्य में जो कि सेवारत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी चला जाएगा जो कि जज और पार्लियामेंट विधायिका के बीच में। ठीक है, न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच में, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या बोला, ये जो बोला कम से कम 10 साल वकालत की हो, ये तो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए ऐसा 10 साल रखा गया, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति के लिए 7 साल रखा गया। ठीक है, ये ध्यान रखा, कम से कम उसने अगर 7 साल की वकालत की हो और हाई कोर्ट की हो और हाई कोर्ट ने अगर सलाह दी हो हाई कोर्ट के जज ने कि ऐसे व्यक्ति मतलब इन्हें नियुक्ति करना चाहिए, तो उनको नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन कम से कम 10 साल, ये 7 साल है। ठीक है, ये याद रखना, 10 साल तो जो कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए होता है। तो इसका जो सही आंसर है सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया जाता है, 2019 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। इसको देखो जो जारी किया जाता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत इजी लगेगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर इससे कठिन सवाल आपके लिए हो ही नहीं सकता। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फिर आ गया पॉलिटिकल क्वेश्चन। उद्देशिका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रियम्बल के अनुसार सर्वाधिक शक्ति निहित है। आपको बताना कि सबसे अधिक शक्ति किसमें निहित है, जो प्रियम्बल के अनुसार। ऑप्शन ए है संसद में, बी है राष्ट्रपति में, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश में, डी है लोगों में। लोगों मतलब जनता में। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को पहुँचिए दोस्तों, सोचिए किसमें सर्वाधिक शक्ति निहित है। इसका जो सही आंसर होगा डी, लोगों में। जब आप प्रियम्बल पढ़ते हो तो वहाँ पर पहला लाइन लिखा होता है हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग हमारे द्वारा जो कि संविधान में ये चीज़ें हैं, इसको फला तारीख को जो कि अंगीकृत करते हैं। तो ये जो प्रियम्बल के अनुसार जो सर्वाधिक शक्ति निहित है वो किस में है? लोगों में, जनता में। जनता में भी आप ऐसे समझ लो कि जनता ही तो जो कि इलेक्शन में जो कि पार्लियामेंट को चुनती है, अब पार्लियामेंट में जाकर ही राष्ट्रपति और चुने जाते हैं, है ना। तो इस वजह से जो कि सर्वाधिक शक्ति किसमें निहित है? लोगों में। तो ये रहे हमारे आज के 7 MCQ। आई होप आपको पसंद आए होंगे। मिलते कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।